हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कॉस्मोस जो हमने सीरीज शुरू किया था उसका आज सेकंड वीडियो है। यानी कि जो हम लोग पढ़ाया था भारत का संवैधानिक विकास जो हमने पढ़ाया था उसका आज दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसका जो कि बुक मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया था। बुक है वो ये है, इसी से हम फर्स्ट पार्ट को अपलोड किए थे एंड सेकंड पार्ट इसी से अपलोड हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निकल के आ रही है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारत भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सेकंड नंबर यहाँ पे पॉइंट आ रही है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप मतलब भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित किसने किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आप ध्यान रखना, काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप ध्यान रखना। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, वो कब प्रस्तुत किया गया था। तो आप ध्यान रखना कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन थे। तो 13 नहीं थे दोस्त, 12 थे। 12, इसको आप ध्यान रखना, 12 थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो ये आपको पता होगा दोस्त, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला पॉइंट है दोस्त कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। मतलब भारतीय संविधान सभा जो तैयार हुआ था के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर बी एन राव थे। सर बी एन राव, याद रखना। भारत की भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। मतलब भारत की संविधान सभा ने जो जो वर्तमान रूप में अभी राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया दोस्त, तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला नंबर पॉइंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान कब स्वीकृत किया गया। भारत की संविधान कब स्वीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के
भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा सम, समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्त प्रमुख समितियाँ एवं उसके अध्यक्ष। उनके कुछ अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ तक तो देख ही रहे थे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। एंड उसके आगे जो दिया हुआ है इस बुक में, वो दिया हुआ है कि प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप मतलब थोड़ी सी मतलब अपने माइंड से ट्रिक लगा लेना, क्योंकि याद करने का वैसे तो कोई ट्रिक है नहीं, आप अपने माइंड से खुद से देख लेना। संघ शक्ति समिति, जो संघ शक्ति समिति है उसका जो वो मतलब अध्यक्ष जो रहे हैं संघ शक्ति समिति के, वो रहे थे जवाहरलाल नेहरू। अब थोड़ी सी लॉजिक देख लेना कि संघ शक्ति मतलब एक साथ मिलने के बाद जो एक साथ मिलकर जो शक्ति का निर्माण करते हैं, वो नेहरू जी में पावर थे, क्योंकि वो लोगों को एक साथ मिलाने की पावर को रखते। अच्छा, दूसरी हमारी है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, तो संघीय संविधान समिति मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो संघ करने का काम है, जो जो एक बनाने का काम है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का काम है। तो संघीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। दूसरी हमारी चीज़ है प्रांतीय संविधान समिति। अच्छा, प्रांतीय जो समि प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं प्रांतीय संविधान समिति का। प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपको पता होगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष होते हैं हमेशा से भीमराव अम्बेडकर जी। आप नीचे देखते हैं कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक का रक्षा करती है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, वो इनका काम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम है, आप ध्यान रखना। फिर हमारी आती है प्रक्रिया नियम संबंधी। जो प्रक्रिया नियम संबंधी है, संचालन समिति है, इनका जो पता आपको कौन सा रह सकते हैं। प्रक्रिया नियम संबंधी है, संचालन समिति है, इसका राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। राज्यों के लिए संबंधी, तो आपको पता ही, हमने पहले आपको बता दिया कि जो राज्यों के लिए समिति है, राज्य के लिए एक करना हो, या तो फिर संघ शक्ति को एक करना हो, संघीय संविधान समिति को एक करना हो, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का काम है। तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हो विद इन टुडे एंड फिर आगे देखते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। अच्छा, नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो 29 अगस्त 1947 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। आप उसको ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जो पलासी की लड़ाई कब हुआ था। पलासी का लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्त हम लूसेंट से ले लेते हैं, इससे हम आपको बिहार पुलिस जितने भी एग्जाम के जीके जीएस हैं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ दोस्त। तो मैं आपको जो चीज़ मेरे पास आएंगे मैं उसको अच्छे से आपको क्लियर करते जाऊँगा। आपको जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ का प्रॉब्लम होए, वो आप कमेंट नीचे कर देना, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
तो चलिए मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ दोस्त, अच्छे से आप लोग कमेंट करते जाना ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध, मतलब 1757 में पलासी की युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध हुआ था, को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद, मतलब अंग्रेज से जीत जाने के बाद बंगाल पर ए- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। मतलब ब्रिटिश इंडिया ने इन दोनों को जीतने के बाद इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, मतलब इसी शासन को बरकरार बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी हुए निम्न है। मतलब ये कहना चाह रहा है ये दोस्त कि जैसे कि 1757 में और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध इन्होंने जीता, तब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में शिकंजा कसा। एंड इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए, इसी चीज़ को आधार बनाए रखने के लिए समय समय पर एक्ट पारित करते रहा जी। मतलब ऐसे होता ना कि हम लोग जैसे बिहार पुलिस के लिए हमें जीके चीज़ करनी है, फिर ये करनी है वो करनी है, इसी तरह से बिल्कुल अंग्रेज ने जीत जाने के बाद, मतलब 1757 प्लासी का युद्ध में एंड बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में सभी को समय समय पर एक्ट पारित करता रहा। सबसे पहले पारित किया था 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है जो नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम है। मतलब सरकार द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये उठाया गया पहला कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। अच्छा, इसका फिर कुछ आता है विशेषता दोस्त, जिसको हम देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तब मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो था उस टाइम का, वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, तब उस टाइम अ, जो इस एक्ट के तहत बनने वाले जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपने ही सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप में से करते थे। जो इस एक्ट के तहत अंतर्गत जो जो ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल थे, उसी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। मतलब उसी टाइम 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, तब इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। ये तीनों का आपको ध्यान रखना, चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाइड।
पांचवा नंबर आंसर है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 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 माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक है। अब इतना आप समझ गए दोस्त। अब एक आती है और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। जब उस टाइम उनका काम पूरा नहीं हुआ तब हुआ था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। जब रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तब उस टाइम कोई ऐसी चीज़ जो कि छूट गया था, मतलब उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनने का प्राधिकार प्रदान किया था। अब उस टाइम को छोड़कर एक और एक्ट पारित हुआ था जिसका नाम था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला नंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी व्यापारिक मामलों के लिए। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी राजनीतिक मामलों के लिए। फिर हमारी आती है 1793 में चार्टर एक्ट अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। उसके बाद आता है हमारा 1813 ईस्वी। 1813 में एक चार्टर अधिनियम पारित होता है जिसमें इस अधिनियम में मुख्य विशेषता कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। मतलब ये जो चार्टर एक्ट जो पारित हो रहा था वो 20 साल के अंतराल में हो रहा था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार से संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। फिर आया चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। फिर तीसरा था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर आया बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया।
फिर 6 नंबर है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। 7वां है अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपलब्ध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। फिर है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। फिर आता है हमारा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। फिर 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय हुआ।